दोस्तों नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो में लेकर हमेशा आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2 विलयन यानी सॉल्यूशन। यह इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। आइए देखते हैं विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या है तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। तो जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलाई जाएं और उससे मिश्रण बने और वो मिश्रण समांगी मिश्रण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विलयन। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक चीजें यदि आपस में मिला दें और उससे समांगी मिश्रण बने तो उसे हम बोलेंगे विलयन। वह विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। अगर आपसे पूछा जाए द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होता है तो द्विअंगी मतलब दो। तो जब दो पदार्थ, दो सब्सटेंस आपस में मिले होते हैं और उनका एक समांगी मिश्रण बनता है उसे हम बोलते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे नमक और जल, तो नमक और जल दो चीजें मिलती हैं तो द्विअंगी विलयन बनाएंगे। इसी तरह सिरके तथा जल का विलयन, दो चीजें आपस मिलकर विलयन बना रहे हैं तो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विलयन भी द्विअंगी विलयन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो कंपोनेंट्स आपस में मिलाए जाते हैं। यदि विलयन तीन घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। वहीं पर अगर मान लेते हो कोई भी समांगी मिश्रण बना हुआ है और वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम बोलते हैं त्रिअंगीय विलयन। और अगर दो से मिलकर बना हुआ है तो क्या बोलेंगे, द्विअंगीय विलयन। अगर हम कहते हैं विलेय क्या होता है तो नॉर्मल तौर पे कोई भी विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, एक विलेय और दूसरा विलायक। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विलेय क्या है। तो विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है, मान लेते हैं दो चीजें या तीन चीजें आपस में मिलाकर विलयन बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे कम मात्रा में अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं विलेय, यानी अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूट कहलाता है। किसी भी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक हो सकता है। मान लेते कोई भी सॉल्यूशन या विलयन बना हुआ है तो उस विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में विलयन में विलायक के अतिरिक्त, अब आपको पता है कि विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलयन में विलायक के अतिरिक्त जो कुछ भी मिला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं विलेय यानी सॉल्यूट। और अगर हम बात करें विलायक किसे कहते हैं तो विलायक किसे कहते हैं कि विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे विलायक यानी सॉल्वेंट। या विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। यानी जो भी विलयन है उस विलयन में जो स्टेट, जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वही मान लेते हैं कि आपका क्या होता है, विलायक होता है। जैसे शुगर और पानी का जो हमने मिश्रण बनाया तो शुगर यानी शक्कर और चीनी और पानी को आपस में मिला देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन क्या होगा, पानी रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसका मतलब विलायक क्या होगा, तो विलायक होगा आपका विलायक। ठीक है, विलायक होगा आपका पानी। तो विलेय क्या होगा, तो विलेय होगी आपकी शक्कर यानी चीनी, क्योंकि शक्कर क्या होता है, कम मात्रा में अवेलेबल होता है इसलिए विलेय होगा। पानी अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है इसलिए विलायक होगा। उदाहरण की अगर हम बात करें तो चीनी तथा जल के विलयन, चीनी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय तथा जल क्या होता है, विलायक होता है। अब हम बात करेंगे समांगी मिश्रण की। तो समांगी मिश्रण की बात हम अगर करें और हिंदी में दोनों को संधि विच्छेद करें तो सम धन अंगी, सम मतलब बराबर, अंगी मतलब अंग, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों के अंग समान हों, एक जैसे हों, एक दूसरे को अगर देखें तो अपने लगे दोनों एक ही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है, मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे
अगर शुगर और पानी दोनों को आपस में मिला दो तो क्या हम शुगर यानी चीनी को अलग से देख सकते हैं क्या, या पानी को अलग से देख सकते हैं क्या? अगर नहीं देख सकते हैं इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के संगठन एवं गुण सभी जगह एक समान होते हैं। यानी जो समांगी मिश्रण होता है उसमें जितने भी संगठक यानी जो भी आपका जितने भी कंपोनेंट्स उसमें मिले होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी हर जगह एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लेते हैं पानी और शक्कर आपस में घोल बना लिया गया है, विलयन बना लिया गया है, तो ऊपर का अगर शक्कर हम पियेंगे, पानी पियेंगे, शरबत पियेंगे तो उसमें ज़्यादा मिठास होगी, नीचे वाले में कम होगी, ऐसा नहीं होता है। यानी हर जगह एक समान होती है। अगर हम बात करें समांगी मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बहुत सारे हैं। सिंपल सा हमने अभी बात की थी, जल और नमक का विलयन। पानी में नमक मिला दो समांगी मिश्रण बनता है। कोई नहीं बता सकता कहाँ पर पानी है कहाँ पर नमक है। जल तथा चीनी का विलयन, चीनी अगर पानी मिला दी जाए तो भी आप नहीं बता सकते हो। जल तथा नींबू के रस का मिश्रण, अब नींबू का रस यदि पानी दोनों आपस में मिला दिया जाए तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा नींबू है कौन सा पानी है? नहीं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हवा में उपस्थित होती है तो क्या हम बता सकते हैं क्या देख के कौन सा नाइट्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है? मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जितने भी कंपोनेंट्स आपके विलयन में मिले होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, समान अंग वाले होते हैं, प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है, उन्हें हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। आपको समझ में आ गया होगा। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जहां पर होमोजीनियस का जो होता है वो ग्रीक शब्द के, जो ग्रीक होता है, ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका होमोस, होमोस और तथा जीनस। होमस और जीनस इन दोनों को मिला के क्या बना हुआ है? होमोजीनियस। इसमें होमो का मतलब होता है एक समान, सेम, जिसे हम बोलते हैं सम अंगी। तो सम शब्द का मतलब क्या होता है? होमो। तथा जीनस मतलब होता है जाति। अपन बोलते हैं कौन से जीनस का है, तो जीनस मतलब होता है जाति। तो जिनकी जाति एक जैसी हो, समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। अर्थात एक ही प्रकार का या एक ही जाति के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। तो हमने जब विलयन की परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने बताया था कि जो विलयन होता है वो दो या दो से अधिक चीजों का समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण कहो चाहे विलयन कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात अगर हम करें असमांगी मिश्रण की, तो असमांगी का मतलब होता है असमांगी। असमांगी मतलब जिसके अवयव, किसी भी विलयन के अवयव यदि अलग अलग हो, एक जैसे नहीं हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो, उनको अलग अलग हम देख सकें, उसे क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण। यानी मिश्रण जिनके अवयवों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, असमांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी में हमने रेत घोल दी। अब पानी में रेत कितना भी घोल दो, आप हमेशा बता सकते हो कि ये वाला पानी है, ये वाला रेत है। दोनों को अलग अलग हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो असमांगी या विषमांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण के संगठक तथा गुण एक समान नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। असमांगी यानी विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। होमोजीनियस किसको कहते हैं? समांगी विलयन में समांगी मिश्रण को, और हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं? विषमांगी मिश्रण को। अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस को, हेट्रोजीनियस भी ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो शब्द होते हैं। आपका एक होता है हेट्रोस और दूसरा क्या होता है? जीनस। तो हेट्रोस मतलब होता है अलग यानी डिफरेंट, जबकि जीनस का मतलब क्या होता है? जात। तो जब किसी भी विलयन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, उनकी सभी की जाति अलग अलग हो, उन सभी के प्रकार अलग अलग हों, उन सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस या फिर विषमांगी मिश्रण। और अगर विषमांगी मिश्रण की एग्जांपल की बात करें तो मैंने सिंपल सा बताया, तेल में पानी मिला दो। अब तेल और पानी को मिलाने के बाद कितना भी आप हिला दो, कुछ भी कर लो, थोड़ी देर रोकेंगे, तेल अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो जब प्रॉपर्टी अलग अलग होती है तो उनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। इसी तरह रेत और पानी का मिश्रण हो सकता है, धुएं तथा हवा का मिश्रण हो सकता है। अगर हवा में धुएं को घोल दो तो आपको अलग से दिखाई देगा, जहां धुआं होता है वहां दिखाई देता है, जहां धुआं नहीं होता है वहां पर क्लियर दिखाई देता है ना? इसे क्या बोलते हैं? विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए बात करते हैं विलयनों के प्रकार की। विलयन के प्रकार क्या होते हैं? तो विलयन या घटक या अवयव ठोस, द्रव या गैस के हो सकते हैं। नॉर्मल तौर पे जब हम विलयन की बात करते हैं या विलयन को मन में ध्यान रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है विलयन जो होता है वो लिक्विड यानी द्रव का ही बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
विलयन ठोस ठोस का भी हो सकता है, ठोस द्रव का भी हो सकता है, ठोस गैस का भी हो सकता है, गैस द्रव का भी हो सकता है, द्रव द्रव का भी हो सकता है। यानी किसी भी स्टेट के मैटर को आपस में मिला दिया जाए तो विलयन बनता है, बस शर्त एक ही है कि वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, तो हमने विलयन को उनके अवयवों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक गैसीय विलयन है, दूसरा आपका द्रवीय विलयन है और तीसरा ठोस विलयन है। जब ठोस के साथ कोई भी विलयन बनता है, यानी यदि विलायक ठोस है तो ठोस विलयन बनेगा, यदि विलायक द्रव है तो द्रव विलयन बनेगा, और यदि विलायक गैस है तो गैस विलयन बनेगा। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गैसीय विलयन की। तो गैसीय विलयन मैंने बताया था कि ऐसा विलयन जिसमें गैस जो होती है, यानी गैस जो होती है वो क्या होती है, विलायक होती है, उन्हें बोलते हैं गैसीय विलयन। यानी विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, यानी विलायक जो होता है गैसीय अवस्था में होता है तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तो गैसीय विलयन को भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है। कैसे? यदि गैस में गैस मिलाई जाए तो गैस गैस विलयन, यदि गैस में द्रव मिलाया जाए तो गैस द्रव विलयन, यदि गैस में ठोस मिलाया जाए तो गैस ठोस विलयन। तो इस तरह से गैसीय विलयन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला आता है आपका गैस गैस विलयन, यानी गैस विलायक भी है और गैस विलेय भी है। जैसे गैसीय विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं को गैस गैस विलयन कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। अब ऑक्सीजन जो होती है वो भी गैस है, नाइट्रोजन है वो भी गैस है, विलायक भी गैस है, विलेय भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला लो तो वो भी गैस है। तो जब ऐसा कोई विलयन तैयार होता है जिसमें सभी कंपोनेंट्स गैस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं गैस गैस विलयन। आइए बात करते हैं द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन यानी जिसमें विलायक आपका गैस होगा और विलेय क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। तो कौन सा विलयन बनेगा, द्रव गैस विलयन। कैसे? गैसीय विलयन जिसमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो द्रव गैस विलयन कहलाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जबकि आपका जो नाइट्रोजन होती है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म क्या होता है, विलेय होता है, नाइट्रोजन होता है विलायक, और इसलिए कौन सा विलयन कहलाएगा, द्रव गैस विलयन। आइए देखते हैं ठोस गैस विलयन की बात करें। तो ठोस गैस विलयन में क्या होगा, गैस आपका विलायक के रूप में रहेगा यानी ज्यादा मात्रा में होगा, और ठोस विलेय के रूप में यानी कम मात्रा में अवेलेबल होगा। तो गैसीय विलयन जिसमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक गैसीय अवस्था में हो को द्रव गैस विलयन कहा जाता है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर को यदि नाइट्रोजन गैस में मिला दिया जाए तो नाइट्रोजन गैस विलायक है, कपूर जो है विलेय है, तो किसका अगर कोई भी विलयन बनेगा तो उसे बोलेंगे ठोस गैस विलयन। आइए बात करते हैं द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो। तो जिस तरह से गैसीय विलयन में विलायक गैस अवस्था में था, उसी तरह द्रवीय विलयन में विलायक द्रव अवस्था में रहेगा। यानी विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है वो द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन विलेय के अनुसार पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। जिस तरह से हमने गैसीय विलयन को 3 भागों में बांटा था, वैसे द्रवीय विलयन को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा रहेगा, गैस द्रव विलयन, मतलब द्रव विलायक के रूप में और गैस विलेय के रूप में उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, गैस द्रव विलयन। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें, जल में ऑक्सीजन का विलयन, यानी जल जो होता है उसमें ऑक्सीजन यदि घुली हो, तो नॉर्मल तौर पर जल होती है उसमें ऑक्सीजन घुली होती है। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन घुली होती है तो ऑक्सीजन कम मात्रा में है, इसका मतलब विलेय है, और जल जो है अधिक मात्रा में, इसका मतलब विलायक है। तो जब विलायक जो है द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन कहलाएगा, और जब उसमें जो मिला हुआ विलेय गैस अवस्था में है तो उसे बोलेंगे गैस द्रव विलयन। दूसरा देखते हैं ठोस द्रव विलयन। तो ठोस द्रव विलयन में क्या होगा, ठोस विलेय की अवस्था में और द्रव विलायक की अवस्था में। सबसे सिंपल एग्जांपल, चीनी और जल का मिक्सचर। चीनी ठोस अवस्था में है, कम मात्रा में है यानी विलेय है, पानी ज्यादा मात्रा में है इसलिए विलायक है, विलायक द्रव है मतलब द्रवीय विलयन, और विलायक के साथ जो विलेय मिला है वो ठोस है इसलिए ठोस द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, अगला है द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन मतलब विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है।
तो जब दोनों द्रव द्रव विलयन होते हैं तो उसे बोलते हैं द्रव द्रव विलयन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी में आप मिला दो तेल, लेकिन ये एग्जाम्पल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस क्या होगा? तो होमोजीनियस में आपका जैसे सिरका ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, जल लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिला दो, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण बनता है और दोनों विलेय और विलायक द्रव अवस्था में है, इसलिए इसे कहेंगे द्रव द्रव विलयन। और आइए तीसरा देखते हैं ठोस विलयन, यानी जहां पर विलायक ठोस हो, विलायक ठोस हो मतलब ज्यादा मात्रा में जो मिला हुआ है वो ठोस अवस्था में हो और जो कम मात्रा में मिला हुआ है वो द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस विलयन। तो जिस तरह से हमने गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन को 3 भागों में बांटा था, उसी तरह हम ठोस विलयन को भी 3 भागों में बांटते हैं। तो उसमें पहला आपका आता है ठोस ठोस विलयन, यानी जहां पर विलयन और विलेय दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। चाहे विलायक की बात करें चाहे विलेय की बात करें तो दोनों ठोस अवस्था में होंगे, क्या कहलाएगा? ठोस ठोस विलयन। जैसे विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस अवस्था में हों, ठोस ठोस विलयन कहलाता है। जैसे तांबा तथा सोने का विलयन, जिंक तथा लोहे का विलयन, यानी जितने भी आपकी उपधातुएं होती हैं कह सकते हैं। जैसे मान लेते पीतल है, जैसे आपका स्टील है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लोहा और टिन उसमें मिला हुआ है, जिंक मिला हुआ है, लेकिन अपने को दिखाई देता है क्या? जब नहीं दिखाई देता अलग अलग तो इसका मतलब समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है मतलब विलयन है और उसमें जो भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ठोस ठोस विलयन। आइए नेक्स्ट देखते हैं गैस ठोस विलयन। विलयन जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में हो, यानी जो विलेय है वो गैस अवस्था में और जो विलायक है ठोस अवस्था में होता है, तो उसे हम बोलते हैं गैस ठोस विलयन। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम पीडी जो होता है उसमें यदि हाइड्रोजन गैस मिला दी जाए तो विलेय क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। विलायक यानी पैलेडियम क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो इससे जो विलयन बनता है उसे हम बोलेंगे गैस ठोस विलयन। नेक्स्ट है आपका द्रव ठोस विलयन, यानी ठोस आपका विलायक है, द्रव आपका विलेय है, यानी बहुत ज्यादा ठोस में थोड़ा सा विलेय मिला दिया जाए और इससे अगर कोई विलयन बनता है तो इसे हम बोलेंगे द्रव ठोस विलयन। यानी विलयन जिसमें द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में होता है द्रव ठोस विलयन कहा जाता है। जैसे पारा तथा सोडियम का विलयन, पारा और सोडियम, सोडियम क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है। पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। यदि पारे को हम सोडियम के साथ मिला देंगे जिसे हम अमलगम कहते हैं तो ये किस तरह का विलयन बनेगा? ठोस द्रव विलयन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की। तो विलयन की इकाई, कोई भी विलयन है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई कहते हैं। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी एक निश्चित आयतन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता। तो किसी विलयन में संगठक को सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल से शब्दों में कहे तो सांद्रता का मतलब होता है गड्ढापन या फिर फीकापन, सांद्र या फिर तनु, यानी किसी भी विलायक में विलेय की जितनी भी मात्रा मिली होती है वही उससे क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। यदि विलयन सांद्र है, यदि विलयन सांद्र है तो इसका अर्थ ये होता है कि विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है। यदि आपका शरबत ज्यादा मीठा लग रहा है इसका मतलब तो शक्कर उसमें ज्यादा मिलाई गई है। जब शक्कर ज्यादा मिलाई गई है इसका मतलब विलयन क्या है? सांद्र है। ठीक है। यदि विलयन अत्यधिक सांद्र है तो इसका अर्थ है कि विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है। तो जब बहुत ज्यादा विलेय मिला दोगे तो अत्यधिक सांद्र हो जाएगा। यदि विलयन तनु है तो इसका अर्थ है कि विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो सीधी सी बात है कि यदि विलायक की मात्रा फिक्स कर दी जाए और उसमें विलेय की मात्रा कम मिलाएंगे तो तनु होगा, विलायक की मात्रा बराबर मिलाएंगे तो सांद्र होगा, विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा मिला देंगे तो अत्यधिक सांद्र विलयन बन जाता है। परंतु विलयन की सांद्रता को इस तरह अर्थात गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है कि अगर हम इस तरह से गुणात्मक रूप में अपन डिस्कस करेंगे तो एक भ्रम सा बन जाता है। कैसे?
तो सही से पता नहीं चलता कि विलयन कितना शांत है, कितना तनु है, या विलयन की सांद्रता कितनी है। तो विलयन की सांद्रता निकालने की एक प्रॉपर ट्रिक है, एक प्रॉपर फॉर्मूला है, एक प्रॉपर सूत्र है, उसके जरिए हम किसी भी विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। जैसे बल्कि गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने पर केवल विलयन के संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है कि विलय की मात्रा कितनी ज्यादा या कितनी कम है, पर एग्जैक्ट उसकी सांद्रता कितनी होगी इससे पता नहीं लगाया जा सकता। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। तो विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में अगर हम देखना चाहें तो मात्रात्मक रूप से विलयन की सांद्रता को 5 तरह से परिभाषित किया जा सकता है। यानी 5 तरह से हम विलयन की मात्रा को, विलयन की जो सांद्रता है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ब्रैकेट में देखिए ध्यान से W/W। W/W का मतलब ये होता है इसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में है, दोनों की हम वेट की बात कर रहे हैं। तो कौन सी सांद्रता होगी? द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न तरह से परिभाषित होती है। यानी विलयन के अवयव की द्रव्यमान का प्रतिशत अगर हम बात करें तो क्या होगा? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, इनटू हेनरी। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें कि उसकी सांद्रता कितनी है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है और दूसरा उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा अवेलेबल है उसकी मात्रा को कर देंगे तो क्या कहलाएगा आपका? W/W या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। अतः विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो ध्यान से समझना तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यदि 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम विलयन है और उसमें चीनी की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम, तथा जल की मात्रा कितनी है? 80 और 20 दोनों को मिला दिया कितना हो गया? 100 ग्राम। यानी 80 ग्राम आपका विलेय, नहीं 80 ग्राम आपका विलायक और 20 ग्राम आपका विलेय, दोनों को आपस में मिला दिया तो 100 ग्राम क्या बन गया? विलयन। अब इसमें 20% देखो क्या लिखा है तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम विलयन में अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम यदि विलेय मिला हुआ है तो इसका मतलब 20% उसकी सांद्रता है। अगर 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम हो जाएगा तो 30%, 40 ग्राम हो जाएगा 40%, 50 ग्राम हो जाएगा 50%, यानी आधा आधा का मामला हो जाएगा। लेकिन जो विलायक होता है उसकी मात्रा इसकी मात्रा बढ़ने के साथ साथ घटती जाएगी पर आपकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम है तथा जल की मात्रा 900 ग्राम है तो इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत सांद्रता में कितनी होगी? 10% होगी। सीधी सी बात है। अगर हम बताएं कि 1000 का 100 कितना होगा तो 10% होगा, 100 ग्राम का 20 कितना होगा? 20% होगा। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत V/V, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं उसकी सांद्रता निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयतन प्रतिशत। यानी विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत V/V को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फार्मूला की बात की जाए तो अवयव का प्रतिशत आयतन की बात करें कितना होगा तो अवयव का आयतन यानी जो आपका विलेय है उसका आयतन कितना है बटे विलयन का कुल आयतन, टोटल उसका आयतन कितना है को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितनी भी आएगा वो प्रतिशत मात्रा होगी किसकी? सॉल्यूशन यानी विलयन की। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का 10% विलयन का मतलब ये हुआ कि एसिटिक एसिड का जो विलयन है जल के साथ यदि 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम क्या मिला हुआ है? एसिटिक एसिड और 90 ग्राम क्या मिला हुआ है? जल। यानी टोटल विलयन 100 ml है उसका 10% की बात कर रहे हैं, इसका 10 ml क्या मिला हुआ है? एसिटिक एसिड। द्रवीय विलयन की सांद्रता को प्रायः आयतन प्रतिशत यानी आयतन बटे आयतन में व्यक्त या परिभाषित करते हैं। मैंने बताया कि जब हम ठोस विलयन की बात करें जिसमें विलायक और विलेय दोनों ठोस होते हैं
तो उसको हम m/m या w/w से डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर द्रवीय विलयन है यानी विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में अवेलेबल हैं तो उसको आयतन बटे आयतन प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वाहन में डाले जाने वाला कूलेंट यानी जो गाड़ियों में कूलेंट के रूप में डालते हैं वो एक द्रवीय विलयन होता है जो वाहन को ठंडा करता है, जिसमें आपका एथिलीन ग्लाइकल का जल के साथ 35% विलयन होता है। अब ध्यान से सुनो, एथिलीन ग्लाइकल का जल में 35% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 ml आपका सोल्यूशन है तो उसमें 35 ग्राम ml क्या है, एथिलीन ग्लाइकल, और जितना शेष बचा यानी 65 ग्राम आपका क्या है, वाटर यानी जल होता है। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहले हमने बात की थी द्रव्यमान की, दोनों विलेय और विलायक ठोस अवस्था में थे। फिर हमने बात की थी आयतन प्रतिशत की, जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हैं। और अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो विलेय होता है वो ठोस अवस्था में होता है और जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है। जैसे 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, क्यों, क्योंकि विलेय जो है ठोस अवस्था में है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। और विलयन की क्षमता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई मात्रक औषधियों तथा फार्मेसी में उपयोग की जाती है। जैसे पानी और शुगर का मिश्रण, तो अगर मान लेते हैं 100 ग्राम आपका सोल्यूशन है तो उसमें अगर 10 ग्राम शुगर मिलाई हुई है, शक्कर मिलाई हुई है, चीनी मिली है, तो 10% सोल्यूशन किसका कहलाएगा, शुगर और वाटर। अब यहाँ पर हम 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे जो कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे मूल मंत्र है या सबसे मेन चीज होती है, जिसमें आपका मोलरता हो सकती है, मोललता हो सकती है, फॉर्मलता हो सकती है, नॉर्मलता हो सकती है। जो आपका आयतनात्मक विश्लेषण होता है, अनुमापन होता है, वहाँ पर इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर हम बात करें मोलरता की परिभाषा की कि मोलरता क्या होता है, तो 1 लीटर विलयन में, ध्यान से सुनना, 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर विलयन में, हम एक बात करें, 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। और अगर हम बात करें मोलरता के फॉर्मूले की शुद्ध की बात करें तो मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल विलयन का लीटर में आयतन, यानी विलेय के कितने मोल अवेलेबल हैं उस विलयन में बटे विलयन का लीटर में आयतन। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है। इस फार्मूले से हम किसी भी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। तो आइए का सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें NaOH, NaOH क्या होता है, NaOH के 0.25 मोल विलयन का अर्थ है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलयन में घोला गया है। यानी अगर 1 लीटर आपका विलयन है, सोल्यूशन है, तो उसमें जितने भी मोल घोलेंगे वही मोलरिटी होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, 0.25 मोल घोलते हैं, कितने में, प्रति लीटर, 1 लीटर में, तो इसकी जो मोलरिटी होगी कितनी होगी, वो होगी 0.25 मोल। ओके, मोलरिटी की इकाई की हम बात करें तो मोल प्रति लीटर होता है, क्योंकि जो आपका विलेय होता है वो मोल में होता है, जो विलायक होता है वो विलयन होता है, किसमें होता है, लीटर में होता है। इसलिए इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी मोल प्रति लीटर। मोलरता ताप हीट से प्रभावित होता है। अगर किसी भी चीज़ की मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर से प्रभावित होता है। यानी यदि टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होगा तो मोलरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मोलरिटी भी कम हो जाएगी। जिस तरह से हमारी विलेयता होती थी, विलेयता सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती थी, वैसे भी मोलरिटी भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। आइए सवाल देखते हैं, क्योंकि सवाल जरूर आपको करना है। 4 ग्राम NaOH यानी कास्टिक सोडा की बात कर रहे हैं, 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है, तो मोलरता ज्ञात करो। अब देखो आपका जो मोलरता का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि विलेय का ग्राम में भार, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार। यानी अगर हम किसी भी चीज के, किसी भी कंपाउंड के मोलों की संख्या निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार।
जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम 4 ग्राम की बात कर रहे हैं, 4 ग्राम किसकी बात कर रहे हैं, NaOH की, तो 4 बटे NaOH का जो अणुभार होता है उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। और मोलों की संख्या में यदि 1 लीटर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी मोलरिटी हो जाएगी। जैसे 4 बटे 40, तो 4 बटे 40 क्या हो गया, ये हो गया मोलों की संख्या बटे 1, ये हो जाएगी 1/10 मोलरिटी, यानी मोलरता। तो मोलरता कितनी हो जाएगी, तो मोलरता हो जाएगी m/10 मोल प्रति लीटर। यहाँ पर सिर्फ इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, तो विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, ये फार्मूला होता है मोलों की संख्या का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो 12.6 ग्राम C2H2O2 क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक एसिड की बात हम कर रहे हैं, को 500 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है, तो मोलरता ज्ञात करो। तो अब देखो मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, ग्राम में भार दिया हुआ है, तो ग्राम में भार बटे अणुभार मोलों की संख्या आ जाएगी और उससे 1 लीटर से भाग दे देंगे। पर यहाँ पर 500 ग्राम जलीय विलयन दिया हुआ है यानी आधा लीटर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 12.6 ये हो गया आपका ग्राम में भार बटे 126 अणुभार और फिर आधा लीटर है, तो जब आधा लीटर है तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/10 मोल प्रति लीटर या 0.2 मोलरिटी या मोलरता। क्लियर। अब हम बात करेंगे मोललता। तो मोलरता और मोललता यानी मोलरिटी और मोललिटी, ये दोनों में कंफ्यूजन कभी नहीं आए, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जगह हम विलयन की बात कर रहे हैं और एक जगह हम विलायक की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखें 1 किलोग्राम विलायक में, अभी हम बात कर रहे थे 1 लीटर विलयन में, अब हम बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं और इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोललता n विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलरता में भी विलेय के मोलों की संख्या था, पर मोलरता में विलेय का द्रव्यमान लीटर में था और यहाँ पर विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है, यानी इतना सा बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मोललता की अगर हम बात करें तो मोललता क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ध्यान से सुनना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, ग्राम में। ग्राम में कब होगा, अगर हम बात करें किलोग्राम में तो किलोग्राम में डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो उसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम विलेय के मोलों की संख्या की बात करें तो विलेय का भार बटे अणुभार, अभी हमने डिस्कस किया था। और अगर हम मोललता की बात करें तो विलेय का भार बटे अणुभार, ये हो गया मोलों की संख्या, बटे विलायक का भार केजी में, और अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो विलायक का भार गुणे 1000। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अगर मोल प्रति लीटर होता तो मोलरता होती, और अगर मोल प्रति किलोग्राम है तो मोललता की बात कर रहे हैं। ठीक है। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन का अर्थ है 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, यानी 1 किलोग्राम यदि हम जल ले लें, विलायक ले लें, तो उसमें अगर हम 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घोल दें तो पोटेशियम क्लोराइड 74.5 ग्राम कितना होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो उसकी मोलरिटी क्या हो, तो मोलरता क्या हो जाएगी, 1 मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ पर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत ppm पार्ट्स पर मीटर, मोल अंश तथा मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। जब हमने बात की थी मोलरता की तो मोलरता ताप पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन मोललता हो गया, पार्ट्स पर मीटर हो गया, मिलियन हो गया, या फिर आपका मोल अंश हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयतन ताप पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं। मोलरता में हमने विलयन की बात की थी, विलयन की बात की थी, इसका मतलब हमने किसकी बात की थी, आयतन की बात की थी, तो वहाँ पर टेम्परेचर इफेक्टेड होगा। लेकिन हम यहाँ पर विलायक के भार की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मोललता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति केजी होती है, जबकि मोलरता की क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है,
क्योंकि यह आयतन से संबंधित होती है। यानी जो मोललता होती है वो ताप से प्रभावित क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं है, और जो आयतन से संबंधित नहीं होगा उसमें ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए एक दो सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है 6 ग्राम यूरिया, जीरे का फार्मूला होता है NH2CO NH2, अगर 500 ग्राम जल में घुला है, 500 ग्राम जल क्या हो गया? ये हो गया विलायक का भार, और 6 ग्राम यूरिया क्या हो गया? विलेय का भार। ध्यान से सुनना, विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या नहीं दिया है, मोलों की संख्या आपको निकालना है। कैसे? विलेय का भार बटे अणु भार। ठीक है, तो मोललता क्या होता है? विलेय का ग्राम में भार बटे अणु भार, यानी मोलों की संख्या हो गई, गुणे क्या होगा? विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार केजी में 500 ग्राम दिया हुआ है, तो 500 ग्राम में दिया हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये किलोग्राम में दिया होता तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 6/60 मोलों की संख्या बटे 500 बटे 1000, टोटल आपका आ गया 0.2 m, यानी मोललता कितनी हो गई? 0.2 मोल पर केजी। दूसरा सवाल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यदि 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया, 2 किलोग्राम जल में घुला है, तो मोललता बताइए। तो कैल्शियम क्लोराइड के ग्राम में भार दिया हुआ है, तो ग्राम में भार बटे अणु भार मोलों की संख्या, और उससे अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? मोललता आ जाएगी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है m = 0.5 m, यानी मोललता मोल पर किलोग्राम। तीसरा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 250 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो जब 250 ग्राम जल में घुला हुआ है तो 250 बटे क्या हो जाएगा? 250 का 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4.9 ग्राम दिया हुआ है तो मोलों की संख्या निकालनी है, तो ग्राम में अणु भार बटे अणु भार कर लेंगे। तो मोललता का जो फार्मूला लगाएंगे, ग्राम का भार बटे अणु भार इंटू विलायक का भार केजी में, केजी में दिया नहीं है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आपका मोललता कितने आ जाएगी? तो मोललता आएगी 0.2 m या 0.2 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर यह चैप्टर आपका फिनिश होता है, फर्स्ट लेक्चर। और आगे अगर आप लोग चाहें तो ये जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं, इन सभी स्लाइड का आप नोट्स तैयार करते जाइए। इन सभी स्लाइड को देख देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली मैं अब वीडियो डालता रहूँगा, और जैसे जैसे वीडियो में डालता रहूँगा तो नोटिफिकेशन में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस लॉकडाउन में आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, सावधान रहिए, और हमेशा निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू so much.